नमस्कार, मेरा नाम किरण शर्मा है और आप देख रहे हैं देश रोजाना। यह हमारा मेरा प्रधानमंत्री कार्यक्रम का दूसरा एपिसोड है। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी मोदी के बचपन से राजनीतिक के गलियारों तक के सफर की, उनके अंदर छुपी प्रतिभा की और उसे परखने वाली जौहरी की। लेकिन राजनीति किसी एक इंसान से नहीं चलती और ना ही ये सफर फूलों की सेज जैसा होता है। यहाँ कांटों पर एक एक कदम रख कर आगे बढ़ना होता है। अब आज हम आपको बताएंगे कि गुजरात की राजनीति में मशहूर शंकर सिंह वाघेला और केशुभाई पटेल कौन थे। इनसे मोदी की दोस्ती भी मशहूर हुई और दुश्मनी भी। नरेंद्र मोदी की राजनीति में तो एंट्री हो चुकी थी, लेकिन बीजेपी की सियासत में सीधा दखल तब शुरू हुआ जब 1987 में संघ ने उन्हें गुजरात का संगठन सचिव बनाया। उस समय गुजरात बीजेपी में शंकर सिंह वाघेला अकेले ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस और बीजेपी दोनों के अध्यक्ष रहे। वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य भी रह चुके हैं। राजनीति में बाबू के नाम से मशहूर शंकर सिंह वाघेला को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुरु माना जाता था। शंकर सिंह वाघेला साल 1996 में गोधरा से लोकसभा चुनाव हार गए। इसके बाद बीजेपी से उनकी राहें अलग हो गई। वाघेला ने राष्ट्रीय जनता पार्टी के नाम से अपनी नई पार्टी बनाई। अक्टूबर 1996 से अक्टूबर 1997 तक वाघेला गुजरात के मुख्यमंत्री भी रहे। गुजरात में नरेंद्र मोदी और शंकर सिंह वाघेला की दोस्ती के किस्से बेहद फेमस थे, लेकिन दोस्ती जब दुश्मनी में बदली तो हर कोई देखता रह गया। जब नरेंद्र मोदी बीजेपी कार्यकर्ता थे, उस वक्त शंकर सिंह वाघेला सांसद थे। इसके बावजूद दोनों साथ में घूमते थे। उनके बाइक पर एक साथ सफर करने के कई किस्से हैं। वैसे तो वाघेला और मोदी की दुश्मनी की शुरुआत पहले से हो गई थी, लेकिन दुश्मनी खुलकर तब सामने आई जब साल 1995 में बीजेपी ने गुजरात की 182 सीटों में से 121 सीटों पर भारी जीत दर्ज की। उस वक्त शंकर सिंह वाघेला गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष थे। मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे शंकर सिंह वाघेला का नाम था, लेकिन नरेंद्र मोदी और अडवाणी ने वाघेला को सीएम नहीं बनने दिया और केशुभाई को मुख्यमंत्री बना दिया। इससे नाराज होकर वाघेला ने केशुभाई पटेल और मोदी के सामने मोर्चा खोल दिया। वाघेला के कहने पर पार्टी ने नरेंद्र मोदी को गुजरात से बाहर भेज दिया और केशुभाई पटेल को हटाकर शंकर सिंह वाघेला के खेमे से सुरेश मेहता को गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया। मतलब सोचिए कि उस समय शंकर सिंह वाघेला का राजनीति में क्या दौर रहा होगा कि उनके कहे बिना गुजरात में पत्ता भी नहीं हिलता था। उस समय मोदी को उनके कहने पर गुजरात से बाहर भेज दिया गया था। इसके बाद 1995 से 1997 तक गुजरात में राजनीतिक उठापटक चलती रही। इस दौरान 3 मुख्यमंत्री बने, लेकिन कोई लंबे वक्त तक सरकार नहीं चला पाया। आखिरकार 1998 के चुनाव में बीजेपी ने गुजरात विधानसभा में बड़ी जीत दर्ज की। 4 मार्च 1998 को केशुभाई पटेल दूसरी बार प्रदेश के सीएम बने। केशुभाई के कार्यकाल के दौरान गुजरात में भूकंप और सूखे ने भयंकर तबाही मचा दी थी। उनका प्रशासन आपदा प्रबंधन में बुरी तरह से नाकाम रहा था। संघ यानी आरएसएस केशुभाई के काम से बेहद नाखुश थी। विश्व हिंदू परिषद के नेताओं से भी उनके रिश्ते अच्छे नहीं थे। वहीं नरेंद्र मोदी दिल्ली में रहकर गुजरात के लिए अपना रास्ता साफ कर रहे थे। कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में केशुभाई पटेल के खिलाफ माहौल बनाना शुरू कर दिया था। यहाँ तक कि उन्होंने दिल्ली में कुछ संपादकों से केशुभाई के खिलाफ नकारात्मक खबरें करने को कहा। मोदी की ये कोशिशें रंग लाई और पार्टी नेतृत्व ने केशुभाई को सीएम पद से हटाने का फैसला किया। अब सवाल था कि नया सीएम किसे बनाया जाए। इसमें मोदी के आरएसएस, अटल और अडवाणी से रिश्ते बेहद काम आए। उस समय बात करें कि गुजरात में भाजपा को किसने बनाया और उभारा, तो इसका सारा क्रेडिट केशुभाई पटेल को जाता है। 1995 में गुजरात छोड़ने के 6 साल बाद 2001 में नरेंद्र मोदी की गुजरात वापसी हुई और केशुभाई पटेल को हटाकर उन्हें सीएम बना दिया गया। उस समय पीएम वाजपेयी ने मोदी से कहा था कि पंजाबी खाना खा खाकर आप बहुत मोटे हो गए हैं, आपको वजन कम करना चाहिए, इसलिए यहाँ से आप चले जाइए, दिल्ली छोड़ दीजिए। मोदी ने उनसे पूछा कि मैं कहाँ जाऊँ। उन्होंने कहा कि गुजरात जाइए, वहाँ आपको बहुत काम करना है। उस वक्त खुद मोदी को भी अंदाजा नहीं था कि अटल जी उनके बारे में क्या सोच रखा है, उनकी किस्मत गुजरात जाने के बाद क्या रंग लाने वाली है। 51 साल की उम्र में 7 अक्टूबर 2001 में मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। मोदी को मुख्यमंत्री बने साल भर भी नहीं हुआ था कि 2002 में गुजरात में दंगे हो गए। इसमें करीब 1000 लोगों की जान गई। गुजरात दंगों को मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता
अहमद पटेल द्वारा रची गई साजिश भी बताया गया। इन दंगों में करीब 1 साल बाद विधानसभा चुनाव होने वाले थे, लेकिन 3 महीने पहले ही उनको करवा दिया गया। इसमें मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने कुल 182 में से रिकॉर्ड 127 सीटें जीत ली। इस सब के बावजूद दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी में उन्हें प्रधानमंत्री पद का सबसे प्रबल दावेदार भी माना जा रहा है। अब तो वे भाजपा की चुनाव प्रचार अभियान समिति के अध्यक्ष भी बना दिए गए थे। इस तरह नरेंद्र मोदी 2001 में पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने और फिर 2002 और 2007 के विधानसभा चुनाव में भी मोदी को जीत मिली। मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर लगातार 12 साल पूरे कर लिए। गुजरात से ही मोदी का रिकॉर्ड बनता आया है। किसी भी मुख्यमंत्री ने लगातार 12 साल तक सेवा नहीं की और अब देश की राजनीति में भी लगातार 9 साल तक मोदी पीएम बने रहने का रिकॉर्ड बना रहे हैं। एक जुमला है जो नरेंद्र मोदी पर बिल्कुल सटीक बैठता है कि आप उनके पक्ष में हो सकते हैं या विरोधी हो सकते हैं, लेकिन उन्हें अनदेखा नहीं कर सकते। 2009 से 2012 तक मोदी ने रणनीति बनाई और बीजेपी के बाहर के अपने सभी सहयोगियों को आक्रामक रूप से सक्रिय करना शुरू कर दिया। उन्होंने सबसे पहले कॉरपोरेट जगत के लोगों को अपने पक्ष में किया, इसके बाद धार्मिक हस्तियों को अपने फेवर में किया। आज बीजेपी पर पीएम मोदी पर ये आरोप भी लगते हैं कि वह पूरा देश, सारा भारत बस कुछ ही पूंजीपतियों के हाथों में देना चाहते हैं। और जब मोदी जी कहते हैं कि सबका विकास, सबका साथ, तो इसमें देश के गरीब ही नहीं, ये लोग भी शामिल हैं। और शुरुआत से राजनीति में उनके दृष्टिकोण का एक हिस्सा अपनी इसी ताकत को मजबूती देने में लगा हुआ है। इससे पहले गोवा में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के समापन के ठीक एक दिन बाद सोमवार को पार्टी के कद्दावर नेता लाल कृष्ण आडवाणी के सभी पदों से इस्तीफा देने के बाद पार्टी में कोहराम मच गया। यह सब क्यों हुआ, ये जानते तो सब थे, लेकिन आडवाणी अचानक इतना बड़ा फैसला ले लेंगे ये किसी ने सोचा भी नहीं था। भाजपा के वरिष्ठ नेता आडवाणी को मनाने के लिए उनके आवास पर पहुंचे और इकट्ठे हो गए। मोदी ने आडवाणी से अपना इस्तीफा वापस लेने का आग्रह किया और अपने नेता से पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं को निराश नहीं करने की अपील की। बीजेपी आडवाणी को मनाने की कोशिश तो कर रही थी, पर इसके लिए नरेंद्र मोदी पर लिए गए फैसले से वो पीछे हटने को तैयार नहीं थी। लेकिन आडवाणी राजनीति में मोदी का वर्चस्व नहीं चाहते थे। आडवाणी मोदी का उन्नयन करने से रोकने में कामयाब नहीं हो सके और अपना विरोध जताने के लिए उन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी, संसदीय बोर्ड और चुनाव समिति से इस्तीफा दे दिया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी नहीं चाहते थे कि मोदी सत्ता में आए। दरअसल मोदी और आडवाणी के रिश्ते 2014 में प्रधानमंत्री पद के लिए मोदी की दावेदारी को लेकर खराब हुए। उसके बाद ये रिश्ते कभी नहीं सुधरे। हालांकि अभी वे रिश्ते ठीक हैं। आडवाणी और मोदी एक दूसरे से बातचीत करते हैं, मुलाकात करते हैं। पुरानी जो खटास थी मन में भुला दी गई है, लेकिन ये उस दौर की बात है जब इनके रिश्ते ठीक नहीं थे। माना जा रहा था कि उस समय मोदी आडवाणी को राष्ट्रपति बनाने के लिए उनके नाम का समर्थन करेंगे, लेकिन ऐसा भी कुछ भी नहीं हुआ। आडवाणी ने पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह को एक नाराजगी भरा पत्र लिखा जिसमें मोदी के नाम का कहीं भी जिक्र नहीं था, लेकिन उसके स्वर से स्पष्ट था कि पार्टी की गोवा बैठक में रविवार को मोदी का कद बढ़ाए जाने से ही इस्तीफा जुड़ा हुआ है। आडवाणी ने मोदी का नाम नहीं लिया, लेकिन अपनी नाराजगी पार्टी को दिखाने के लिए कुछ तो करना था। उस समय आडवाणी ने कहा कि कुछ समय से मैं पार्टी के मौजूदा कामकाज से और जिस दिशा में पार्टी जा रही है उससे तालमेल बिठाने में कठिनाई महसूस कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि अब किसी के मन में ये भावना नहीं रह गई कि यह वही आदर्शवादी पार्टी है जिसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, नानाजी देशमुख और अटल बिहारी वाजपेयी ने खड़ा किया था, जिस पार्टी की एकमात्र चिंता देश और देश की जनता को लेकर थी। आडवाणी ने पत्र में लिखा, हमारे अधिकांश नेता अब मात्र अपने निजी एजेंडे को लेकर चिंतित हैं। इस तरह आडवाणी ने उस समय अपने शब्दों से भाजपा नेताओं की अब तक की सबसे कड़ी और बड़ी आलोचना की थी। इससे पार्टी का आंतरिक कलह खुलकर सामने आ गया था। आडवाणी ने आगे लिखा, इसलिए मैंने पार्टी के 3 प्रमुख पदों यानी राष्ट्रीय कार्यकारिणी, संसदीय बोर्ड और चुनाव समिति से इस्तीफा देने का निर्णय लिया है। आडवाणी यानी बीजेपी के भीष्म पितामह के इस्तीफे से भाजपा को गहरा धक्का लगा था। आडवाणी को मनाने के लिए अपना इस्तीफा वापस लेने के लिए पूरी कोशिशें की गई और काफी मशक्कत के बाद आखिर लालकृष्ण आडवाणी ने पार्टी के निर्णय को मान लिया। उन्होंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया। 11 जून 2013 उन्होंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया था।
अब हर किसी के मन में एक ही सवाल है कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि नरेंद्र मोदी की खातिर बीजेपी दिग्गज आडवाणी को नजरअंदाज करने को भी तैयार हो गई थी। इसके कई कारण थे, उसके बारे में भी आपको किसी दिन विस्तार से बताएंगे। इस सब के बीच बीजेपी की इस दरार का कांग्रेस पार्टी बड़ा जश्न मना रही थी, कटाक्ष कर रही थी। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री हरीश रावत ने कहा कि रक्त बीज से जब दूसरा रक्त बीज पैदा होता है तो वह सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। बात का इशारा मोदी की तरफ था। सब बीजेपी नेता समझ रहे हैं कि अगर ये पहलवान यानी कि मोदी दिल्ली आ गया तो हमारा क्या होगा। मोदी के लिए दिल्ली का रास्ता किसने खोला, कौन था जिसने मोदी का साथ दिया, उनको बढ़ावा दिया, अगले एपिसोड में आपको इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।